गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए आज जो है हम पैडागोजी जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको देखो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो हम आज पूरा का पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मेन जो है वो एक तो शिक्षण विधियां हैं या उनके प्रतिपादक है, ठीक है, जिन्होंने उनको खोजा या जिन्होंने उनका पहली बार प्रयोग किया, ठीक है, या उनके जो सिद्धांत हैं उनके बारे में जो है हम इसके अंदर पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे आज पैडागोजी के अंदर। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चन है काफी सारे क्वेश्चन जो है इसके अंदर से आएंगे, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है इसको। तो देखिए सबसे पहले देखो शिक्षण विधियां एवं उनके प्रतिपादक हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन सी विधि है हमारी किंडरगार्टन। तो देखिए किंडरगार्टन विधि क्या है, किसने प्रतिपादित किया था इसको, फ्रोबेल ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था इसको, फ्रोबेल ने दिया था। तो आपको नाम तो ध्यान रखना ही लिखना है क्योंकि बहुत बार जो है एग्जाम में जो है इसके बारे में पूछा गया है कि किंडरगार्टन विधि जो है वो कौन है इसके प्रतिपादक, तो कौन होंगे हमारे फ्रोबेल होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्या है, छोटे बच्चों को जो है वो नेचर से रिलेटेड जो है या गार्डन में, आप गार्डन समझ रहे हो, गार्डन मतलब नेचर। ठीक है, किंडरगार्टन मतलब जैसे बाग बगीचे या गार्डन जो होते हैं उनके अंदर क्या है बच्चों को सिखाया जाता है, तो किंडरगार्टन विधि हो जाएगी। फिर देखिए मोंटेसरी विधि है। तो मोंटेसरी विधि में देखो आपको ध्यान रखना है कि एक तो इनके प्रतिपादक कौन है, मारिया मोंटेसरी है, तो आप जिससे इनके नाम से ही ध्यान रख सकते हो, इस विधि के नाम से ही। ठीक है, इसके अलावा देखो म से ही क्या है, मारिया मोंटेसरी है, म से मोंटेसरी विधि है, और म से ही क्या है, इसके अंदर क्या है, मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनको अधिगम कराया जाता है। ठीक है, उनको सिखाया जाता है। ठीक है, तो किंडरगार्टन में तो क्या था कि जैसे बच्चों को गार्डन के अंदर सिखाया जाता है प्रकृति के अंदर रखकर, और मोंटेसरी विधि में जो है वो मंद बुद्धि बालक जो होते हैं उनको जो है वो सिखाया जाता है। फिर देखिए खेल विधि है। तो खेल विधि में देखिए हेनरी कॉल्डवेल कुक, कुक ध्यान रख लीजिएगा आप इसका ध्यान। ठीक है, हेनरी कॉल्डवेल कुक जो थे उन्होंने खेल विधि यानी कि खेल के माध्यम से बच्चों को जो सिखाना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या खेल के माध्यम से सिखाओगे तो बहुत अच्छे से वो सीख पाते हैं। ठीक है, किंडरगार्टन फ्रोबेल है, मारिया मोंटेसरी जो मोंटेसरी ने दी थी, और खेल विधि जो है हमारे कॉल्डवेल कुक ने दी थी। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी, फिर देखिए नेक्स्ट है हमारी डाल्टन विधि। डाल्टन विधि देखो ये दी थी हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी। ठीक है, नाम आपको ध्यान रखना है, हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी। इसके अंदर क्या होता है, इस विधि के अंदर जैसे बच्चों को क्या है, कोई भी चैप्टर लिया जाता है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर जो उसको सिखाया जाता है। ठीक है, डाल्टन विधि में क्या होता है, बच्चों को क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर जो है वो उस चीज को सिखाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है पर्यटन विधि। पर्यटन विधि में क्या होता है, जैसे बच्चों को जो घुमा कर या भ्रमण करवा कर, ठीक है, घुमा कर या कहीं भी ऐसी जगह पर लेकर जाना जहां पर क्या है उनको सीखने से संबंधित चीजें बहुत सारी मिले और जिनको उनको प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाकर उनको सिखाया जा सके, तो वो हमारे आ जाती है इसके अंदर पर्यटन विधि के अंदर। ठीक है, तो पहली हमारी कौन सी थी, पहली थी हमारी किंडरगार्टन जो दी थी फ्रोबेल ने, मारिया मोंटेसरी ने दी थी, खेल विधि हेनरी कॉल्डवेल कुक ने दी थी, डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी, पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी ने दी थी। प से ही पर्यटन है और प से ही पेस्टोलॉजी है। फिर देखिए खोज विधि। खोज विधि का देखो इसका प्रतिपादक बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन क्या है इसके दूसरे नाम जो है वो कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीड, इन सब के अंदर देखो खोज विधि का जो क्वेश्चन है ना, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेंशन, अन्वेंशन तो फिर भी आप समझ जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखो ह्यूरिस्टिक विधि से आपको नाम ध्यान नहीं रहेगा, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ह्यूरिस्टिक विधि कौन सी होती है, हमारी खोज विधि होती है। और किसने जो इसको खोजा था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने खोजा था। ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग की दी हुई विधि है खोज विधि। इसके अंदर भी क्या दिया था, जैसे बच्चों को कोई चीज दे दी जाती है, कोई प्रोजेक्ट जैसे दिया जाता है ना, तो उसी तरह से उनको क्या कर देते हैं, रिसर्च करना, किसी प्रोजेक्ट पर रिसर्च करना है, किसी टॉपिक पर रिसर्च करना जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा ह्यूरिस्टिक विधि के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट देखिए प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्नोत्तर विधि नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि बच्चों को क्या है प्रश्नों के माध्यम से जो है वो उनको सिखाना। ठीक है, कई अलग अलग तरह के ऐसे प्रश्न पूछना जिससे कि क्या है बच्चे जो है अपने जैसे आप आत्मबोध जिसको आप बोल सकते हो, क्या है जैसे बच्चा अपनी मर्जी से या अपनी आत्मबुद्धि से जो सोचता है उसके बारे में और जवाब देता है। तो प्रश्नोत्तर विधि जो है सुकरात ने दी थी। प्रश्नोत्तर विधि के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इसके प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे सुकरात। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि देखिए, प्रोजेक्ट विधि के अंदर भी क्या होता है, बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिससे बच्चे जो है उसको आसानी से खुद करके सीखते हैं। प्रोजेक्ट विधि का मतलब क्या होगा, करके सीखना।
ठीक है। प्रोजेक्ट दिया जाता है, जैसे अभी हॉलीडे होमवर्क में बच्चों को दिया जाता है कि आपको जो ये प्रोजेक्ट दिया जाता है बनाने के लिए आपको खुद कर लाना है, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को खुद करेंगे तो जल्दी जो है वो सीख पाते हैं, ठीक है। तो वो क्या किसने दी थी, अपने विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने। विलियम हेनरी तो बहुत कम होता है, किलपैट्रिक दिया जाता है नाम मोस्टली एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन थे, किलपैट्रिक थे। तो ह्यूरिस्टिक विधि के आर्मस्ट्रॉन्ग, और पेयटन विधि के पेस्टोलॉजी, डाल्टन विधि के हेलन पार्कहर्स्ट, खेल विधि के हेनरी कॉर्बेल कुक, और उसके बाद मोंटेंसी के मारिया मोंटेंसी और किंडरगार्टन के फ्रोबेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनमें से आप देखोगे ना एग्जाम में तो आपके क्वेश्चन जरूर आएगा इसके अंदर से, क्योंकि वो इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए विधियां जो है प्रयोग में ली जाती हैं। फिर देखिए वैज्ञानिक विधि है, तो वैज्ञानिक विधि गुडवार स्कैट्स ने दी थी। फिर है समस्या समाधान भी सुकरात ने दी थी। देखिए प्रोजेक्ट विधि क्या है, एक तरह से उसको क्या दी जाती है, समस्या ही तो दी जाती है जिसका वो समाधान करता है, प्रोजेक्ट बनाता है। तो दोनों ही किसने दी थी, हमारे सुकरात ने दी, सुकरात ने दी थी। समस्या समाधान विधि सुकरात ने दी थी। इसके अलावा देखो प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी थी, प्रश्नोत्तर विधि और समस्या समाधान, ये दोनों विधि जो है सुकरात ने दी थी। फिर देखिए सूक्ष्म शिक्षण विधि, ये दी थी रॉबर्ट ने, ठीक है। ये हमारे जो टीचर जो बनते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, माइक्रो टीचिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण विधि, इसके अंदर भी देखिए कई तरह के जो है वो प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं। जैसे बीएड वगैरह करते हैं तो आप अगर उनसे पूछोगे तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि सूक्ष्म शिक्षण विधि क्या होती है। उसके अंदर जैसे टीचर क्या करते हैं, जो भावी बनने वाले जो टीचर होते हैं, ठीक है, वो उस समय क्या है, उस समय विद्यार्थी हैं, जब वो बीएड कर रहे हैं उसमें वो विद्यार्थी हैं, लेकिन उस समय क्या है, जब वो क्या देते हैं, उनको लेसन प्लानिंग करने के लिए दिया जाता है कि एक टॉपिक पर आपको क्या करना है, 6 मिनट तक जो है वो एक क्लास के अंदर आपको लेक्चर लेना है, ठीक है। तो उस लेक्चर के अंदर टाइम पीरियड होता है 6 मिनट है, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसका जैसे उसको फीडबैक दिया जाता है, कोई भी टीचर होगा या कोई उन्हीं में से कोई एक स्टूडेंट जो है वो क्लास के बिल्कुल पीछे जाकर बैठता है, जो उसका क्या करता है, उसको फीडबैक देता है। फीडबैक मतलब देना, उसको उसकी जो भी गलतियां होती हैं या क्रिटिसिज्म करना उसका, तो वो सब आ जाएंगे हमारे सूक्ष्म शिक्षण विधि में, और ये दी थी किसने, रॉबर्ट ने। फिर नेक्स्ट देखिए मूल्यांकन विधि है। मूल्यांकन मतलब एवोल्यूशन करना। मूल्यांकन करते हैं कि हमने कितना सीखा है, बच्चे ने कितना सीखा है, तो एवोल्यूशन किया जाता है, वो किसने दी थी, जेएम राइस ने दी थी। फिर देखिए फिर से आगे समस्या समाधान सुकरात। इकाई उपागम एच.सी. मॉरिसन ने दी थी। इकाई उपागम में भी अंदर क्या होता है, जैसे डाल्टन विधि में था, ये उसके अंदर क्या था कि छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जो है उसको यूनिट्स को डिवाइड कर लिया जाता है, तो वही सेम ही सिस्टम इसके अंदर है इकाई उपागम में। इसमें क्या है, किसने दी थी, एच.सी. मॉरिसन ने दी थी। फिर नेक्स्ट देखिए विनैटिका विधि है, कहाँ थे हम, विनैटिका विधि। विनैटिका के अंदर भी क्या होता है, ये देखो इसने दी थी कार्लटन वाशबर्न ने दी थी। विनैटिका विधि का भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, किसने दी थी, कार्लटन वाशबर्न ने जो है वो विनैटिका विधि दी थी। इसके अंदर भी सेम ही होता है जैसे इकाई उपागम में होता है, छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर जो उनको सिखाया जाता है। देखो छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों को अपन को छोटी छोटी चीजें सिखानी पड़ती है ना, तो उसको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करके सिखाना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि आप पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ा दो तो बच्चों को समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको एक चीज के कई टुकड़े करने पड़ते हैं, तब बच्चों को जो समझ में आते हैं, ठीक है। फिर देखिए ड्रेकाली शिक्षण विधि है, ये भी उसी से रिलेटेड है, जो कि किसने दी थी, ड्रेकाली ने ही दी थी, ठीक है। विनैटिका किसने दी, कार्लटन वाशबर्न ने दी थी। फिर देखिए ब्रेल विधि है। ब्रेल पद्धति जो अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए प्रयोग की जाती है। लुइस ब्रेल जो थे वो खुद भी क्या थे, अंधे थे, जिसकी वजह से क्या है, इस पद्धति का नाम भी लुइस ब्रेल ही रखा गया है। उसके अंदर उभरे हुए शब्द जो होते हैं उनसे उनको सिखाया जाता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, हर एक वर्ड के अंदर जो 6 डॉट जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है ब्रेल पद्धति। फिर है प्रक्रिया विधि, प्रोसेस मेथड, जिसके अंदर क्या है कि एक चीज को लेकर प्रोसेस वाइज चला जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर उसको किसने दिया था, कमैनियस ने दिया था। फिर देखिए बेसिक शिक्षा पद्धति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक शिक्षा पद्धति एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी जी ने दी थी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, इन सब नामों के बीच में महात्मा गांधी का नाम, सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्ति है लीडर जिनका नाम आया महात्मा गांधी का, तो आपको ध्यान रखना है कि हमने पेडागोजी पढ़ी तो उसमें महात्मा गांधी का भी कहीं ना कहीं नाम है, ठीक है। तो बेसिक शिक्षा पद्धति है महात्मा गांधी ने दी थी। इसके अंदर उन्होंने क्या कहा था कि बच्चों को जो है पहले बेसिक शिक्षा दो, ठीक है। सबसे पहले तो उनको संज्ञानात्मक ज्ञान जरूरी होता है कि आप देख कर छू कर किन चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है, जो बेसिक शिक्षा के अंदर आता है। फिर देखिए नेक्स्ट है समाज भित्ति विधि। इसके अंदर क्या है, समाज से रिलेटेड होता है, जो बच्चे समाज से संबंधित
जैसे समाज के अंदर रहकर जो चीजें सीखी जाती है वो समाज विधि के अंदर आ जाएगी, जिसे किसने दिया था, एल मोरेनो ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, एल मोरेनो ने दिया था। फिर देखिए आगमन विधि और निगमन विधि, ये दोनों तो मतलब एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार तो पूछ लेते हैं किसने दी थी, अरस्तु ने दी थी, अ से ही आगमन है और अ से ही अरस्तु है। ठीक है, और निगमन विधि प्लेटो ने दी थी। अब आगमन विधि और निगमन विधि है क्या, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके नाम से ही ध्यान रखना है। आगमन विधि होती है उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ठीक है, पहले हमें उदाहरण सिखाएंगे, फिर उसके बाद उसके नियम बताएंगे। और निगमन में नियम से उदाहरण की ओर चलती है, तो न से ही निगमन है और न से ही नियम है। वो कई बार ऐसे पूछते हैं नियम से उदाहरण की ओर चलने वाली विधि कौन सी है। ठीक है, तो इतनी सारी विधियां होती है, हमें कौन सी ध्यान रहेगी, तो हमें न से ही निगमन है और न से ही नियम से उदाहरण की ओर है, और आगमन में उदाहरण से नियम की ओर है। आगमन अरस्तु ने दी थी और निगमन जो है वो प्लेटो ने दी थी। फिर देखिए नेक्स्ट है हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि भी इन्हीं की तरह ही एक विधि है जिसमें उदाहरण और नियमों को लेकर ही चला जाता है, लेकिन देखिए सबसे ज्यादा जो है आगमन और निगमन विधि के बारे में पूछा जाता है। हर्बर्ट विधि हर्बर्ट ने ही दी थी। फिर है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है बना कर रखे जाते हैं बच्चे से रिलेटेड, पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेकर और फिर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ताकि अगर बच्चा झूठ भी बोले तो वो पकड़ा जाए। ठीक है, तो ये प्रश्नावली विधि होती है, जो किसने दी थी, वुडवर्थ ने दी थी, और ये एग्जाम में कई बार पूछा। मैं आपको साथ साथ बता भी रही हूँ कि कौन कौन सी विधियां जो है एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, तो उनके आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। प्रश्नावली विधि जो है वो वुडवर्थ ने दी थी, और आगमन किसने दी थी, अरस्तु ने, और निगमन दी थी प्लेटो ने। फिर ये संवाद विधि। संवाद के अंदर क्या होगा, जैसे आपस में हम तर्क करते हैं ना। ठीक है, संवाद आपको जैसे छोटे बच्चे, आपने जैसे छोटी क्लासों में आपको कई बार दिया जाता था कि दो व्यक्ति हैं तो उनके बीच में क्या है, किसी चीज को लेकर जो है वो पढ़ाई को लेकर, या घर में जन्मदिन है, या किसी कुछ चीज को लेकर जो आपस में संवाद होता था, कन्वर्सेशन जो होता था, तो वो विधि होती है। इसके अंदर बच्चे से संवाद किया जाता है, तो वो दी थी प्लेटो ने दी थी। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि। इसके अंदर क्या होता है, जैसे उसे बाहर से अनुदेशन मिलते हैं या बाहर से उसे गाइडेंस मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद वो उस वर्क को करता है, यानी कि टीचर क्या करेगा, उसको बाहर से गाइड करेगा। तो ये किसने दी थी, पीएफ स्किनर ने दी थी। फिर है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन या आंतरिक अनुदेशन विधि। आंतरिक अनुदेशन विधि का मतलब है कि जब बच्चे के अंदर जो है खुद के अंदर खुद ही वो अपने आप को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो वो किसने दी थी, नॉर्मन ए क्राउडर ने दी थी। अब है अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन। इसके अंदर दोनों तरफ का चलता है, अवरोही के अंदर ये किसने दी थी, थॉमस एफ गिलफर्ड ने दी थी। फिर देखिए हमारे आ जाते हैं मनोवैज्ञानिक विधियां, सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। सबसे पहले है गॉल्टनवाद, कॉहलर, कॉफका, वर्दिमर व लेविन। ठीक है, इसके अलावा गॉल्टनवाद को हम क्या बोल सकते हैं, गेस्टाल्टवाद भी है, ये भी इन चारों ने ही दिया था। ठीक है, गेस्टाल्टवाद या गॉल्टनवाद जो है वो किसने दिया था, कॉहलर, कॉफका, वर्दिमर व लेविन। कल हमने क्वेश्चन किए थे, उसके अंदर भी आया था कि जो गेस्टाल्टवाद है वो 1912 के अंदर जो है इसके ऊपर प्रयोग वगैरह किए गए थे। फिर संरचनावाद विलियम वुंट थे। ठीक है, फिर देखिए संरचनावाद वापस आ गया। व्यवहारवाद जेबी वाटसन, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहली जरूरी बात है कि जो आज का जो मनोविज्ञान है या फिर पैडागोजी जो हम पढ़ रहे हैं वो किस पर आधारित है, वो व्यवहारवाद पर आधारित है। ठीक है, और वो दिया भी किसने था, जेबी वाटसन ने दिया था। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवाद, ये सिगमंड फ्रॉयड थे, इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मनोविश्लेषणवाद इनमें से कौन से हैं, व्यवहारवाद कौन से हैं। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक जो है व्यवहारवादी हैं, इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी हैं। ठीक है, मनोविश्लेषण कौन है, सिगमंड फ्रॉयड है, व्यवहारवादी वाटसन है, संरचनावादी विलियम वुंट है। फिर देखिए विकासात्मक या संख्यात्मक जीन पियाजे। संख्यात्मक की बजाय जो है यहाँ पर आएगा हमारा संज्ञानात्मक भी आ जाता है, क्योंकि ये जो थे इन्होंने इमोशनल से और डेवलपमेंट से रिलेटेड, छोटे बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है कई तरह के सिद्धांत दिए थे। मैंने आपको कई बार बताए भी हैं बीच में जब अपन ने क्लासेस वगैरह ली थी। ठीक है, और इसके अलावा जो एमसीक्यू करवाए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था, जिसमें ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, इस तरह की जो है इसकी स्टेजेस है सारी की सारी। फिर नेक्स्ट देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया अल्बर्ट बंडूरा का नाम भी। तो सामाजिक अधिगम यानी कि समाज में रहकर सीखना, तो वो अधिगम किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने, और ये अभी 1986 की ही बात है। ठीक है, फिर देखिए संबंधवाद किसने दिया, थॉर्नडाइक। तो ये तो मतलब आप मान के चलो कि पैडागोजी में अगर इनका नाम नहीं पता तो आपको पैडागोजी के बारे में कुछ नहीं पता। सारी पैडागोजी हमारी लगभग थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर ही चलती है।
ठीक है, तो थॉर्नडाइक तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर है अनुकूलित अनुप्रिया सिद्धांत, ये हमारे पावलोव ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा भी देखो इन्होंने जैसे जो है वो शिक्षा से संबंधित है और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, क्योंकि पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। तो उस पे क्या है, जैसे उन्होंने घंटी के थ्रू जो है उसकी लार टपकना और इस तरह का एग्जाम्पल है इसके अंदर। और फिर देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये स्किनर ने दिया था। देखो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्रिया, सक्रिया, ये सारी की सारी स्किनर की दी हुई है। ठीक है, क्रिया है, सक्रिया है, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड आते हैं स्किनर के अंदर। और अनुकूलित है, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन है, ये सब पावलोव के थे। फिर है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, तो ये हमारे कॉहलर ने दिए थे। ठीक है, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कॉहलर ने दिए थे। सॉरी ये पूछ में भूल गए। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, देखिए पुनर्बलन देना बहुत जरूरी होता है बच्चों को, चाहे आप जैसे प्राइज वगैरह हम लोग जो देते हैं वही पुनर्बलन होता है, तो वो क्या था, हमारे हल ने दिया था। नेक्स्ट देखिए ये जो 4 विधियां हैं, इसके अंदर से जो पहली 2 जो है ना हमारी TAT और CAT, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो है जैसे TAT है, तो ये बड़ों के परीक्षण के लिए की जाती है और मुर्रे ने दी थी। बाल अंतर विरोध परीक्षण ये बच्चों के लिए की जाती है। ठीक है, इसके अलावा शाही धब्बा परीक्षण है, ये हरमन रोशा ने दी थी। इसके अंदर भी देखिए जैसे 10 कार्ड वगैरह इन्होंने लिए थे, जिसमें से 7 तो जैसे ब्लैक कार्ड थे और 3 व्हाइट कार्ड थे और बाकी के कलरफुल कार्ड थे। तो इस तरह से जो इन्होंने शाही धब्बा परीक्षण जो है प्रयोग किया था। वाक्य पूर्ति परीक्षण है, तो इसके अंदर भी क्या है, वाक्य वगैरह की जैसे आप फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं उसी तरह से जो है वाक्य पूर्ति परीक्षण है। तो ये पूछ लिए जाते हैं TAT क्या है या किसके लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, आपके तो अभी क्या है, जैसे आप बड़े बच्चों को पढ़ाओगे तो हो सकता है आपसे TAT पूछ ली जाए। तो TAT क्या है, जो अडल्ट होते हैं उनके लिए होती है, जैसे जो बच्चे बड़े हो जाते हैं। और बाल अंतर विरोध परीक्षण आप समझ रहे हो कि बच्चों के लिए है। फिर देखिए व्यक्तिगत मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधियां, अनुसूची है, ठीक है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, आत्मकथा विधि है, व्यक्तिगत इतिहास विधि है। ये जो व्यक्तिगत इतिहास विधि है ये कई बार एग्जाम में आई हुई है। और इसके अलावा आत्मकथा विधि भी है। आत्मकथा विधि के अंदर तो देखिए जैसे कोई भी जिसके बारे में क्या है, पूरी की पूरी कहानी अपन को जो है उसके बारे में पता हो। ठीक है, और साक्षात्कार यानी कि जैसे इंटरव्यू वगैरह जो होते हैं। और फिर व्यक्तिगत इतिहास किसी केस स्टडी होती है, ये ज्यादातर क्या की जाती है, जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनके लिए की जाती है, क्योंकि इसके अंदर उस बच्चे का क्या किया जाता है, पूरा का पूरा व्यक्तिगत इतिहास जो होता है उसके बारे में जानकारी ली जाती है। निरीक्षण की विधि होती है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जर्वेशन विधि होती है, बच्चों को एक तरफ बिठाकर जो है वो टीचर उनके बारे में ऑब्जर्वेशन करता है। सामाजिक नीति विधि है, तो जो सामाजिक नीतियों को मानते हैं या सामाजिक नीतियों का विरोध करते हैं तो वो किस तरह के बच्चे होते हैं, तो उसके लिए ये सामाजिक नीति विधि का प्रयोग किया जाता है। स्वप्न विश्लेषण है कि वो किस तरह के स्वप्न देखता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसके बारे में जो डिसाइड किया जाता है कि किस तरह का बच्चा है, तो वो स्वप्न विश्लेषण विधि है। ये देखिए ये अपने परीक्षण की विधियां हैं, ठीक है, जिसके अंदर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। फिर है मानदंड मूल्यांकन विधि, सहचर्य स्वतंत्र सहचर्य परीक्षण विधि। इसके अंदर क्या बच्चे को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, वो जो मर्जी करे, फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वो क्या करता है। फिर देखिए बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है, बुद्धि के में एक खंड का सिद्धांत निरंकुशवादी सिद्धांत जो टर्मन और स्टर्नर ने दिया था। फिर देखिए नेक्स्ट है द्विखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, 3 खंड का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। बहुखंड का सिद्धांत, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कल मैंने जो MCQ करवाए थे उसके अंदर भी ये था, बहुखंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन व कैली ने दिया था। नेक्स्ट देखिए हमारे जो है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ इज इक्वल टू क्या होता है, मानसिक आयु और बटे वास्तविक आयु अपॉन में वास्तविक आयु, MA अपॉन CA, कई बार सीधा ही देता है MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये CA भी ऊपर लगा देता है, कई बार हो सकता है S भी दे दे, कुछ भी बनाकर दे सकता है। आपको ध्यान रखना है कि ऊपर मानसिक एज आएगी और नीचे क्या आएगी, वास्तविक एज आएगी और मल्टीप्लाई में 100 आएगा। हो सकता है इस बेस पे क्वेश्चन भी आ जाए। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र देखिए सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, विलियम स्टर्न ने। ठीक है, विलियम स्टर्न ने 1912 में जो है इसको प्रतिपादित किया था। और सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किसने किया था, बिने ने किया था। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्या है, जैसे पावलो, स्किनर और थॉर्नडाइक और कॉहलर, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जैसे विकास सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है, वुडवर्ड का है। व्यवहार के परिणाम से व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को
अतिक्रमण कहते हैं, किसने कहा है? गिलफोर्ड। अब आपको डेफिनेशन तो देखो याद नहीं करनी है क्योंकि कल ही हमारा एग्जाम है, ठीक है। तो देखिए सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? सीखने के नियम हमारे थॉर्नडाइक ने दिए थे, ठीक है। थॉर्नडाइक के अंदर भी क्या है कि इन्होंने दो तरह के नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौण नियम, जिसके अंदर भी आपके जैसे अभ्यास का नियम है, पुनरावृत्ति का नियम है, तत्परता का नियम है, रुचि का नियम है, ठीक है, बहुप्रतिक्रिया का नियम है, आंशिक अनुक्रिया का नियम है, सारे के सारे इनके नियमों के अंदर आते हैं। फिर देखिए अधिगम की कितनी विधियां होती हैं? सीखने की हमारी 8 विधियां होती हैं। किसी की गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम स्थानांतरण, यानी कि जो लर्निंग है उसका ट्रांसफर करना, ठीक है। तो देखिए जो किसी भी क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में, ठीक है, जो आज आप सीख रहे हो वो आप क्या करोगे? उसको आगे सिखाओगे, तो वही क्या है? अधिगम स्थानांतरण है। फिर नेक्स्ट देखिए पावलोव किस देश के निवासी थे? ये रूस के थे। फिर है पावलोव को, ये गलत लिख रखा है यहाँ पे, पावलोव है ये, को नोबेल पुरस्कार किस क्रिया के लिए मिला था? तो ये पाचन प्रक्रिया पर मिला था इनको। पावलोव द्वारा जो है कुत्ते पर प्रयोग के आधार पर आधारित सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा शास्त्रीय अनुकूलित सिद्धांत, क्योंकि इसको शास्त्रीय यानी म्यूजिक के अकॉर्डिंग जो है उसको क्रिया करनी पड़ती है, ठीक है। कुत्ते वाला प्रयोग जो है मैंने आपको जो है वीडियो में, अगर आप देख लोगे पुरानी वीडियो जो है उसके अंदर पावलोव के सिद्धांत को बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, जिसके अंदर ये कुत्ते पर प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सा है? हमारा शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत है। फिर देखिए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक वही है पावलोव। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? पुनरावृत्ति पर, बार बार जो है उसको दोहराना। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? ये वही आ गया, सेम कुत्ते, पावलोव के बारे में चल रहे हैं अभी तक। फिर नेक्स्ट देखिए थॉर्नडाइक का आ जाता है, तो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक किस देश के थे? अमेरिका के थे। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्रकृति का उद्दीपन क्या माना जाता है? उद्दीपन क्या होता है? जैसे जो स्टिमुलस हम यूज करते हैं, ठीक है, प्रेरक के रूप में उद्दीपन क्या होता है? प्रेरित करने के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है? जैसे अनुकूलित सिद्धांत में जो है वो उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस यानी कि प्रेरित करना। भोजन किस लिए करेंगे? प्रेरित करने के लिए, ताकि वो किसी न किसी काम को करे। कुत्ते के मुंह में लार आना कौन सी अनुक्रिया है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? इन्होंने बिल्ली पर किया था, ठीक है। वही सेम ही है, बिल्ली के लिए भी इन्होंने भोजन रखा था, वो बार बार प्रयास करती है, इसी वजह से बार बार प्रयास का और पुनरावृत्ति का अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। तो इनका सिद्धांत सबसे ज्यादा जो है अपने पढ़ाई के अंदर यूज होता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया यानी कि SR थ्योरी, ठीक है। उद्दीपन यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स। तो SR थ्योरी भी कई बार पूछ ली जाती है। अगर आपसे आ जाता है ना उद्दीपन उद्दीपन, तो वो RR होता है, ठीक है, सॉरी SS। और अनुक्रिया या प्रतिक्रिया आ जाता है तो वो RR थ्योरी होती है। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। और थॉर्नडाइक की थ्योरी को देखो, मैंने अभी आपको बताया था SR थ्योरी उसको कहा जाता है, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार S और R क्या है? S उद्दीपक है यानी कि स्टिमुलस है, और R अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स है। संबंधवाद का सिद्धांत भी देखिए किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक का जो है अधिगम सिद्धांत माना जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत की, बार बार गलती करो और गलती से हम सीखते हैं। प्रयोग जो है वो बिल्ली के लिए जो पुरस्कार स्वरूप में क्या रखा हुआ था? भोजन रखा गया था। इस क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है। थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? अभ्यास के, क्योंकि अगर वो क्या कर रही है, किसी चीज को हम बार बार दोहरा रहे तो वो क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। थॉर्नडाइक ने कौन कौन से दिए थे? तो ये देखो इसके मुख्य नियम है ये, ठीक है। प्रभाव नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तत्पर यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है जब तक तत्पर नहीं होगा किसी चीज को करने के लिए, तब तक उस चीज को सीख नहीं सकता। अभ्यास आप समझते हो, और प्रभाव भी समझते हो कि हर एक जो भी चीज हम सीखते हैं उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के मुख्य नियम है 3 और गौण नियम कितने हैं? 5। एक बालक ने कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया, तब कुत्ता भी बालक को देखता है तुरंत भाग जाता है। कुत्ते के सीखने की प्रक्रिया किस पर आधारित है? समृद्ध सहज क्रिया पर। SR संबंध पाए जाते हैं थॉर्नडाइक के, ठीक है। RR तथा SS संबंध विद्यमान होते हैं थॉर्नडाइक के, ये भी मैंने आपको बता दिया था शुरू में। प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक, बार बार जैसे अभ्यास का नियम जो हो जाएगा वो भी थॉर्नडाइक है, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्किनर, मैंने आपको पहले बताया था क्रिया सक्रिया अनुक्रिया, ये सब सारे के सारे किसके आ जाएंगे? हमारे इसके आ जाएंगे, स्किनर के आ जाएंगे, ठीक है। तो सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर ने पहला व दूसरा प्रयोग किस जीव पर किया था? कुत्ते और कबूतर पर किया था, सॉरी चूहे और कबूतर पर किया था, ठीक है। कॉलर किस देश के निवासी थे? फिर आ जाएगा कॉलर जो थे वो जर्मनी के थे, और वन मानुष पर किया था, और वन मानुष का नाम क्या था? सुल्तान था। चिंपैंजी भी आ सकता है नाम। स्किनर के सिद्धांत है सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत, फिर कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत।
कार्यात्मक, सक्रिय, क्रिय, कार्यात्मक, क्रियात्मक, ये सारे के सारे हमारे किसके हैं? स्किनर के हैं। फिर देखिए प्रभाव का नियम, ये कितनी बार बता दिया आपको, थॉर्नडाइक का है, ठीक है। बार बार अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक। फिर स्किनर अमेरिका से थे, अनुकूलित अनुक्रिया ये भी स्किनर है, ठीक है। पहला दूसरा ये वापस से आ गया है, सॉरी। फिर देखिए कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का, सूझ है ये, शूज नहीं है, सूझ है, ठीक है। सूझ जो होती है उसकी क्षमता का विकास भी उतना ही होगा, हमारे दिए थे, कॉहलर ने दिया था, ठीक है। जितनी हमारे में बुद्धि होगी ना, उतना ही ज्यादा हम किसी चीज पर क्या करेंगे? प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने का। चिंपांजी सुल्तान, यह भी मैंने आपको बताया, कॉहलर, ठीक है। सूझ का सिद्धांत ये इन्होंने ही दिया था, क्योंकि अचानक से वो जो उसको सूझ हो जाती है कि उसको जो है वो खाना है, तो वो क्या करता है? उन डंडों को जो दो तरह से जोड़ने की कोशिश करता है। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी सी देन है? गेस्टाल्ट वादियों की, 3 वैज्ञानिक थे इसके अंदर, ठीक है, कॉहलर, वर्दिमर और कॉफका। फिर है नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तात्कालिक ज्ञान है गुड के अनुसार। हल का सिद्धांत सबलीकरण, ठीक है, या पुनर्बलन का सिद्धांत भी किन्होंने दिया था? हल ने दिया था। फिर कुर्ट लेविन संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। टॉलमैन का सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत जो है टॉलमैन के दिए गए हैं। फिर देखिए ये सेम ही है, आगे देखिए अंतरदर्शन विधि आ जाती है। तो ये देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था, विलियम जो थे इसके प्रवर्तक थे। इसके अंदर देखो जो मेन अंडरलाइन कर रखा है, हमें सिर्फ वही ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि अगर पूछी जाती है तो कौन सी होगी? अंतरदर्शन विधि होगी, जिसके अंदर हम अपना स्वयं का परीक्षण करते हैं। इस विधि में क्या होता है? आत्मनिरीक्षण विधि कहा जाता है, जिसमें मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है अपनी। वही दर्शन वाटसन ने दी थी, ठीक है। इसके अंदर क्या है? निरीक्षण विधि से जाने वाली इस बहिर्दर्शन विधि में दूसरे लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया है। अंतर्दर्शन तो खुद का होगा, बहिर्दर्शन क्या हो गया? दूसरों का हो गया। फिर जीवन वृत्त टाइडमैन, ठीक है, सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में जो जीवन वृत्त विधि का किया जाता है, ठीक है। मनोविश्लेषण विधि है, तो इसमें अचेतन मन का जो है वो अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दी थी, ठीक है। समस्या संबंधी व्यक्तियों में विचार जानने के लिए जो है वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट देखिए रेटिंग स्केल विधि है, तो इंडियाना न्यू होम में इसका प्रयोग किया गया था। और जो है वो इसके अंदर जो है एक ही व्यक्ति की समस्या से संबंध जो है वो उसका अध्ययन किया जाता है। फिर समाज विधि मोरेनो एक नवीन विधि है, ठीक है, समाज मनोविज्ञान के अंदर जो इसका किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि या परीक्षण विधि जिसको बोलते हैं, इसमें चर है या घटनाएं जो होती है उनके संबंधों का पता लगाया जाता है, कैसे करके? एक्सपेरिमेंट करके। फिर नेक्स्ट देखिए हमारे अधिगम के सिद्धांत आ जाते हैं। हमने वैसे तो अभी पढ़ लिए थे, इसके अंदर सारे के सारे ही जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, जिसे परीक्षणात्मक अधिगम कहते हैं, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था, ठीक है। फिर देखिए जैसे इसमें क्या होता है, एक अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों का प्रक्षेपण करता है और उनकी तरह व्यवहार करने लगता है। जैसे फैशन शो हो गए, विज्ञापन हो गए, उनको देखकर हम क्या करते हैं? नकल करनी शुरू कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो जाएगा, जो कि बंडूरा ने दिया था। अनुकलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था और कुत्ते पर किया गया था। इसका ये मैंने अभी आपको सारा कुछ बताया था। इसके अन्य नाम देखिए क्या है? प्राचीन अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक है, संबंध प्रतिक्रिया यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स, सीआर, ठीक है। थॉर्नडाइक की कौन सी थी? एसआर थी, और इनकी कौन सी है? सीआर है। बाकी सारा कुछ जो मैंने अभी आपको बता ही दिया था, इसके अंदर ये सारा का सारा वही है। तो इसके अंदर शिक्षा के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? निर्माण जो कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा जो है वो बच्चे को जो सिखाया जाता है, ठीक है। भाषा का विकास कर सकते हैं, मनोवृत्ति का निर्माण कर सकते हैं, बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सुलेख व अक्षर विन्यास जैसे अक्षरों में जो है शिक्षण से यह बहुत उपयोगी है। फिर प्रयत्न भूल का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया, अधिगम का बंध सिद्धांत, एसआर या आवृत्ति का सिद्धांत, ये सारे के सारे किसके हैं? हमारे थॉर्नडाइक के हैं। इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, आपको सब इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। फिर ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आ जाता है, ठीक है। सूझ का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। कॉहलर, कॉफका, वर्दिमन जर्मनी के थे। वन मानव सुल्तान चिंपांजी पर इन्होंने किया था, ठीक है। इसके अंदर स्वयं की समस्या हल करने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारे प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए टॉलमैन थे। अव्यक्त अधिगम चिन्ह आकार, चिन्ह आकार कई बार पूछ लिया जाता है, ये अभी एमसीक्यू मैंने करवाए थे उसके अंदर भी आया था। टॉलमैन ने दिया था, चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। इसके अंदर क्या करता है अध्यापक? क्या करता है इसमें? इनाम और दंड को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। एक यही थे टॉलमैन जिनके द्वारा क्या है दंड व इनाम को जो है उन्होंने मतलब दी थी, रिस्पॉन्स दिया था। बाकी वो कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे जिन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है अन्वेंशन यानी कि खोज, ब्रूनर ने दी थी। अध्यापक में बच्चों के प्रति रुझान पैदा करना चाहिए, क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फिर शाब्दिक अधिगम,
आशुबेल ने दी थी। ठीक है, इसके अंदर महाविद्यालय स्तर के लिए उपयुक्त होता है ये। फिर एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये वही स्किनर आ गए। अब आप ध्यान से देखोगे तो सबके अंदर क्रिया सक्रिया यही आ रहा है, तो वो स्किनर हो गए हमारे। ठीक है, पुनर्बलन देकर जब बच्चों को प्रोत्साहित किया, पुनर्बलन पर सबसे अधिक जोर इन्होंने ही दिया था स्किनर ने। तो ये क्या चाहते थे, जो बच्चों को जो गिफ्ट भी दिया जाता है ना, प्राइज दिया जाता है, तो वो भी स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए। और अगर बच्चा नहीं करता तो वो क्या है, पुनर्बलन के रूप में उससे हम वापस भी ले सकते हैं, दंड के रूप में। उसको ये नहीं कि फिजिकली टॉर्चर किया जाए, उससे वो चीज जो है वो वापस ले ली जाती है। फिर प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया था, चूहे पर प्रयोग किया गया था, व्यक्तिगत शिक्षा पर इसमें बल दिया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है अनुकरण का सिद्धांत यानी कि नकल करने का सिद्धांत, हैगर्टी ने दिया था। अधिगम का प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत तलरूप कुर्टलैविन ने दिया था, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, इसकी भी वीडियो अलग से बनी हुई है कुर्टलैविन की। तो इसमें देखिए, इसमें व्यवहार पर जोर देते हुए अभिप्रेरणा का प्रयोग यानी कि मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए स्थानापत्य प्रतिस्थापन समानता का सिद्धांत गुथरी ने दिया था। फिर है अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत रॉबर्ट गैने ने दिया था। गैने के देखो इन्होंने 8 प्रतिमान दिए थे, मॉडल्स दिए थे इन्होंने। ठीक है, कितने मॉडल दिए थे, 8 दिए थे। केवल नाम, केवल संख्या पूछी जाती कई बार एग्जाम में, रॉबर्ट गैने ने कितने सिद्धांत जो दिए थे या मॉडल्स दिए थे, तो वो हमारे 8 थे। और इनके सिद्धांत भी कैसे चलते हैं, उल्टे भी चलते हैं और सीधे भी चलते हैं। ठीक है, कई लोग क्या होते हैं, सबसे पहले ऊंचाई पर, बिल्कुल नीचे से ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, और कई लोग क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसको फॉलो करते हैं। फिर देखिए क्लार्क एल हल है, हल के बारे में अभी हमने पढ़ा था, जिन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। तो ये देखिए हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का मिश्रण माना जाता है। तो हल का नियम जो प्रभाव का नियम और शास्त्रीय अनुबंधन का मिश्रण होता है। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया का सूत्र माना जाता है ये। फिर देखिए हरमन रोशा, ये बीच में आ गया था हमारे। तो देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे इन्होंने शाही के धब्बों पर परीक्षण किया था और 10 शाही के धब्बों पर जो कार्ड लिए थे। कई बार कार्ड की संख्या पूछी जाती, कितने कार्ड जो उन्होंने यूज किए थे, तो 10 कार्ड लिए थे, जिसमें से 5 तो काले थे, 2 लाल व काले थे और 3 जो है अलग अलग कलर के थे। ठीक है, 5 काले थे, ठीक है, 2 लाल व काले थे और इसके अलावा 3 जो थे वो बाकी अलग अलग कलर के थे। फिर कॉहलर का, ये मैंने आपको अभी बहुत बार बता दिया है, तो कॉहलर का ठीक है, ये गेस्टाल्टवाद के रिलेटेड थे, गॉल्टनवाद भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा सुल्तान वन मानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था, ये मैंने आपको सारा बता दिया है। टर्मन है, टर्मन ने क्या किया था, स्टर्न जिसको आप कह रहे हैं वही टर्मन है। बुद्धि लब्धि के संबंध में जो पहले टर्मन ने विचार किया था, उन्होंने बुद्धि के संबंध में सूत्र दिया था, ये भी आपको बता दिया था। यहाँ 0 लगा हुआ है, कटा हुआ है गलती से। ठीक है, तो 100 है यहाँ पर ये। फिर मैस्लो का सिद्धांत है, मैस्लो का भी मैंने आपको करवाया था। ये मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक के नाम से इनका क्वेश्चन आ सकता है। कौन थे, तो हमारे थे मैस्लो, मनोविज्ञान से ही मस्लो है और म से ही मनोवैज्ञानिक है। अनुक्रम का सिद्धांत भी है, इन्होंने जन्मजात और अर्जित प्रेरक, यानी कि एक तो जन्मजात चीज होती है, ठीक है, प्यास, निद्रा, काम, भूख, ये सब क्या होते हैं, प्राथमिक प्रेरक जिसको हम कह सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट नीड होती है। अर्जित प्रेरक जो कि हम अर्जित करते हैं यानी कि गेन करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए फ्रोबेल है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली। ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, खेल के द्वारा इसमें सिखाया जाता है। महात्मा गांधी बेसिक शिक्षा पर जोर, मातृभाषा के संबंध में, तो ये भी पूछा था मातृभाषा से संबंधित किसने सिद्धांत दिया था, तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, और बेसिक शिक्षा पर जोर भी इन्होंने ही दिया था। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर इसको 4H थ्योरी के नाम से भी ये क्वेश्चन आता है कि 4H थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, तो ये भी महात्मा गांधी थे, जिसमें हेड, हैंड, हार्ट और हेल्थ, ये चारों नाम एग्जाम के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, कि 4H थ्योरी क्या है, तो इसके अंदर आपको 4 H जो है ना, इनका ध्यान रखना है, हेड, हैंड, हार्ट और हेल्थ। ये चीजों, चारों चीजें समायोजन होनी बहुत जरूरी है बुद्धि के सर्वांगीण विकास के लिए, हेड, हैंड, हार्ट और हेल्थ। फिर देखिए थॉर्नडाइक के सीखने के नियम बताए मैंने आपको कि 3 नियम जो है वो हमारे मुख्य नियम होते हैं और 5 गौण नियम होते हैं। कौन कौन से हैं आपको देखिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव व परिणाम का नियम, बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, अनुरूप या सदृश्यता, संबंधित परिवर्तन का नियम। फिर देखिए टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि के प्रकार हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। 140 से ऊपर अगर बुद्धि है तो कैसे बच्चे होंगे, प्रतिभाशाली बालक होंगे। ठीक है, 125 से 140 के मध्य अति उच्च बुद्धि आएगी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अति उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली बालक में फर्क होता है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो हर एक चीज में जो होते हैं एक्सपर्ट होते हैं, और अति उच्च बुद्धि वाले जो होंगे वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होंगे।
ठीक है। तो 125 से 140 के बीच में अति उच्च बुद्धि वाले बालक आ जाते हैं, 110 से 125 में उच्च बुद्धि, और 90 से 110 के बीच में सामान्य बुद्धि आ जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, 140 वाला भी बहुत बार पूछा हुआ है, दोनों बहुत बार पूछे हुए एग्जाम। 80 से 90 में मंद बुद्धि, 70 से 80 में क्षीण बुद्धि, 50 से 70 में मूर्ख, 25 से 50 में मूढ़, और 25 से कम क्या हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे। तो टेबल जो है वो अब जाने से पहले इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, पढ़कर जाना इसको। फिर देखिए, अधिगम निर्योग्य बालकों में निम्नलिखित अधिगम अक्षमताएं पाई जाती हैं। लगातार हम लोग एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैंने कहा इसको और दोबारा से अच्छे से बता देते हैं। तो इसमें देखिए, मौखिक रूप से बोलने वाली, यानी कि ओरली, जिसका ओरल टेस्ट किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, अफेजिया या डिस्फेजिया कहेंगे। पढ़ने की अक्षमताएं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, रीड नहीं कर पाते हैं, उसे क्या कहेंगे, एस्लेक्सिया या डिसलेक्सिया। लिखने की क्षमताएं, उसके अंदर क्या है, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि लिखना ही नहीं आता तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। ग्राफ कैसे बनेगा, हाथ से ही तो बनाया जाता है, जब लिखना ही नहीं आता तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो वो क्या आ जाएगा, डिस्प्रैकिया, डिस्ग्राफिया, अप्रेक्सिया या अग्रेफिया। जिसके पीछे ग्राफिया या प्रेक्सिया लगा हुआ है अ के साथ, वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, हमारे लिखने की अक्षमता में आ जाएंगे। इसी तरह से देखो, गणित से संबंधित इसमें क्या है, लेक्सिकल डिसकैलकुलिया, ये आ चुका है एग्जाम में, ये टेस्ट में भी आया था अभी। ठीक है, ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, वर्बल डिसकैलकुलिया। ठीक है, बोलने में भी और लिखने में भी प्रॉब्लम आती है गणित के अंदर, तो बहुत अच्छे से आपको जो है वो ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है वो हमारी हो गई हैं। ठीक है, इसके देखिए, एडुसेट के बारे में मेन आपको बता देती हूँ। स्थापना इसरो के सहयोग से की गई थी। ठीक है, स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, इसरो के सहयोग से, और GSAT-3 नामक उपग्रह के रूप में किया गया था। और 2004 में जो इसको स्थापित किया गया था, हो सकता है आपसे इसकी डेट पूछ ली जाए कि कब इसको स्थापित किया गया था। 2004 में किया गया था, और सबसे पहले इसका प्रक्षेपण जो है आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया था। फिर देखिए, इसके अंदर क्या है, ये 3600 किलोमीटर की दूरी पर है, और 19.2 कोण के ऊपर क्या है, ये चक्कर लगा रहा है। कर्नाटक राज्य है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो इसको जोड़ा गया है। उपयोग देखिए, इसका उपयोग मुख्य रूप से तकनीकी क्षेत्र में किया जाता है, जहाँ एक स्थान पर शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले शिक्षण कार्य को उसी देश के कोने कोने में दूसरे स्थानों पर पहुंचाना। राजस्थान में देखो 2006 में इसका प्रारंभ किया गया था। मेन कब है, 2004 के अंदर है, और डेट हमारी क्या थी, डेट थी हमारी 20 सितंबर। ठीक है, 20 सितंबर 2004 के अंदर इसको स्थापित किया गया था, और 2006 में इसको प्रारंभ किया गया था हमारे राजस्थान में, और जयपुर के अंदर जो इसको सबसे पहले शुरू किया गया था वो भी पंचायती राज में। आज तो देखो सबके पास क्या है, मोबाइल्स वगैरह है, तो कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको क्या है, बाकी जो हब इसके बनाए गए हैं, हब आप कंप्यूटर के बच्चे तो बहुत अच्छे से समझते हो कि हब क्या होता है। एक ही हब होता है जिससे क्या है, बाकी सबको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो शैक्षिक स्थानों को जो है इसके साथ जोड़ा गया है इसके अलावा। ठीक है, पंचायती राज है, और इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है, इन सब के साथ जो है इसको जोड़ा गया। इसके अंदर आपको केवल और केवल इसकी डेट बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, 20 सितंबर 2004। फिर देखो आईसीटी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। इसके अलावा देखो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स कौन से होते हैं, ऑडियो तो होंगे जो केवल हमें सुनाई दे। ठीक है, जैसे रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, ये सब में सिर्फ हमें सुनाई देते हैं। ठीक है, इसमें कई तरह के एग्जाम्पल जो आपको पूछे जा सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के, जो हमें सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। ठीक है, कोई टेक्निक से रिलेटेड नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे पपेट शो जो होता है, ठीक है, कठपुतली का जो, वो हमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, ऑडियो विजुअल दोनों में आएगा वो। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो टेक्निक नहीं है उसके अंदर, वो नॉर्मल है। ठीक है, जैसे विलेज वगैरह के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपसे कोई भी चीज दे दी जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे टीवी का पूछा जाए कि ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर आता है नहीं आता, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड्स। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड्स क्या होते हैं, आपने कई बार देखे होंगे, बोर्ड के लगे हुए होते हैं, और उसके ऊपर कई तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन दी हुई आती है। जैसे पहले के टाइम में अपने रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर होते तो एक बोर्ड के ऊपर लगा दिए जाते थे ना, ग्रीन कलर का बोर्ड होता था लकड़ी का, और उसके ऊपर जो है वो थंब पिन से जो है उनको लगाया जाता था। ठीक है, वो बुलेटिन बोर्ड होते हैं। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड किस में आएंगे, विजुअल एड्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से कई तरह के एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, और इसके अलावा अपनी बहुत सारी सामग्रियां जो हम यूज करते हैं, पाठ्य सामग्रियों के अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं हमारी, तो वो हमारी क्या आ जाएंगी, उसके अंदर सारी की सारी जो है वो ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर आ जाएंगी। आप बहुत अच्छे से समझते हैं ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं। ऑडियो सिर्फ ऑडियो पूछ सकते हैं, केवल विजुअल पूछ सकते हैं, और ऑडियो विजुअल भी पूछ सकते हैं। पोस्टर, चार्ट, ये बुलेटिन बोर्ड, ये सब के सब विजुअल्स में आते हैं। ठीक है, फिर देखो सूचना संप्रेषण यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन किससे होगा,
ठीक है। आज के टाइम में तो टेलीफोन, वीडियो, ये जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है। इसके अलावा हम इंटरनेट से जुड़कर भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ वन वे होता है और कुछ में क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन वैसे तो देखो टू वे ही होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके अंदर सिर्फ वन वे होता है। ठीक है, जिसके अंदर केवल एक जना सुनता है और एक ही जना बोलता है। ठीक है, जैसे नेता वगैरह है तो वो भाषण देंगे तो क्या होगा, सिर्फ वन वे होता है, क्योंकि हम लोग कोई जवाब नहीं देते हैं, वो केवल हम सुनकर आते हैं। या टीवी के जरिए है तो टीवी में क्या है, हम उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, केवल हम उसका क्या कर रहे हैं, हम उसको सुन रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन का ही साधन माना जाता है। तो इसके अंदर देखिए उद्गम है और फोटोग्राफी है। तो फोटोग्राफी का देखो ये LGM डेगुरे ने किया था। फिर देखिए उसके बाद फोटो स्टेट है, रैबी रैनी ग्राफिन ने किया था। ठीक है, एल कार्सन है, इन्होंने जीरोग्राफी का आविष्कार किया था। ये तो देखो ये आविष्कार है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। टेलीविजन का पेयर्ड ने किया था। मार्कोनी ने रेडियो का किया था। प्रकृति वगैरह ये आप देखो मेरी वीडियो देखोगे, इसके अंदर ये सारा का सारा है। परंपरागत शिक्षण के अंदर देखो परंपरागत कम्युनिकेशन होता था, उसके अंदर पाठ्य पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, पठन सामग्री, ये सब आप चीजें समझते हैं, सारी की सारी पहले कम्युनिकेशन का सोर्स होती थी। ठीक है, इसके अलावा चार्ट है, मानचित्र है, ठीक है, चित्र आरेख है, मॉडल है, कठपुतली, अभी मैंने आपको एग्जाम दिया था, ये त्रिआयामी शिक्षण सहायक साधन माने जाते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री है, रेडियो, टेलीविजन, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चलचित्र, सिनेमा, ठीक है, नाटक, ये सारे के सारे आ जाते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री में। फिर देखिए इसके अंदर क्या है, जैसे आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण की तकनीकियां। अब आधुनिक के अंदर तो मुझसे ज्यादा आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होंगी, क्योंकि आप कंप्यूटर के बच्चे हो। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होगी। पावर पॉइंट सिमुलेशन, ये भी आपको पता है। डिजिटल वीडियो कैमरा, डिजिटल लाइब्रेरी, मल्टीमीडिया पर्सनल कंप्यूटर, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, वीडियो कार्ड, ठीक है, लैपटॉप, हाइपर मीडिया, हाइपर टेक्स्ट, डी रोम, DVD, ये सब के सब कम्युनिकेशन के साधन है। और भी है देखिए, वीडियो टेक्स्ट है, टैली टेक्स्ट है, इंटीग्रेटिव वीडियो टेक्स्ट है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस है, LCD, दृश्य श्रव्य कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं ना हम लोग, तो वो दोनों में ही आ जाती है, विजुअल, ऑडियो और विजुअल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट है, कंप्यूटर डेटाबेस है, रिमोट अनुदेशन है, ये सारे के सारे मैंने अभी आपको बता दिए हैं। ठीक है, फिर देखिए फीडबैक के अंदर क्या है, कंप्यूटर तकनीकी बेहतर प्रस्तुतिकरण में इसके भागों का प्रयोग किया जाता है। शब्द तथा लेखों का एनिमेशन के लिए, चित्रात्मक के लिए, श्रव्य प्रस्तुतिकरण, दृश्य सब के लिए करते हैं ना आप कंप्यूटर का प्रयोग फीडबैक के लिए। फिर देखिए इसके अंदर है जैसे सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का प्रशासन के क्षेत्र में। प्रशासन के क्षेत्र में भी आपको पता है पुस्तकालय है, कर्मचारी विभाग है, ठीक है, उनके अंदर भी समय सारणी बनाना, स्कूल है, कॉलेज है, तो उनके अंदर बच्चों के मार्कशीट से रिलेटेड, जो रिजल्ट से रिलेटेड है, वो सारी की सारी सूचनाएं क्या करते हैं हम लोग कंप्यूटर के अंदर फीड जो है उसको कर देते हैं। उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, आगे जो है वो यूनिवर्सिटी को उसकी सूचना जो है भेजी जाती है। ये तो नहीं है ना कि जाकर देकर आएंगे, तो आजकल तो बहुत आसान है सब कुछ करना। फिर देखिए स्मार्टफोन, कनेक्टेड सेंसर, ये सब आप समझते हैं। साइबर सुरक्षा भी देखिए, जैसे पहले साइबर क्राइम होते थे जैसे, तो उसके लिए क्या है, साइबर सुरक्षा बनाई गई। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होंगी। फिर देखिए संप्रेषण के प्रकार है, सरस मॉडल के रूप में संप्रेषण स्रोत, माध्यम, संदेशकर्ता और फिर फीडबैक। सबसे पहले संप्रेषण स्रोत यानी जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं संप्रेषण करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, फिर माध्यम यानी कि मीडियम आ जाएगा, और जिसको भेज रहे हैं वो संदेश प्राप्त करता, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक। संचार प्रक्रिया का सही प्रक्रम, सेंडर भेजने वाला क्या भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है, किस मीडियम से भेज रहा है, ठीक है, नॉर्मली पत्र लिखकर भेज रहा है, ईमेल कर रहा है, व्हाट्सअप कर रहा है, ठीक है, इंस्टाग्राम से भेज रहा है, किसी से भी भेज रहा है तो वो हमारा मीडियम हो जाएगा, और जो उसको रिसीव कर रहा है वो कौन हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। फिर शाब्दिक, लिखित, अशाब्दिक संप्रेषण है, ये सारे आ जाएंगे। फिर उसके संप्रेषण के सिद्धांत में तत्परता का सिद्धांत, स्पष्टता का सिद्धांत, पर्याप्तता, संक्षिप्त विचारों की सूत्रबद्धता, अवसर की अनुकूलता। तत्परता यानी अगर कोई तत्पर ही नहीं होगा तो वो किस तरह से सिद्धांत को भेज, किस तरह से जो भी आपको मैसेज भेजना है तो वो आप कैसे भेजेंगे। स्पष्ट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, और विचारों की सूत्रबद्धता होनी चाहिए, और अवसर की अनुकूलता भी होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट जैसे टेलीविजन है। फिर नेक्स्ट देखिए जैसे संप्रेषण के माध्यम,
हम सबको पता है संप्रेषण के माध्यम टेलीविजन है, ठीक है। तो इसके देखो साइट की फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। फिर देखिए दूरदर्शन कार्यक्रम के प्रकार हैं, तो शैक्षिक दूरदर्शन आ जाएगा। अनुदेशना आजकल आप देखोगे तो DD1 जो है उसके अंदर बहुत सारे जो आपको चैनल दिखेंगे जिसके अंदर आपको हर एक चीज से रिलेटेड जो आपको ज्ञान मिलता है। रेडियो आ जाएगा, ठीक है। फिर रेडियो प्रकार आ जाएंगे, साधारण प्रसारण होता है, शैक्षिक प्रसारण होता है, वीडियो टेप है, कंप्यूटर है। फिर एक कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम कंप्यूटर एडेड लर्निंग, इसमें शिक्षक के स्थान पर जो है कंप्यूटर अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग इसका दूरदर्शी शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तर प्राथमिक स्तर दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है ये। बालक व्यक्तिगत गति से तत्काल सीख जाते हैं। एक तो कंप्यूटर देखकर ही उसमें क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, तो वो जल्दी सीख जाता है। हम देखिए बुद्धि के जैसे प्रकार वगैरह ये मैंने अभी आपको बता ही दिए थे, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर ये सबसे पहले जो है व्यक्तिगत बुद्धि का जो परीक्षण किसने किया था, बिने व साइमन के द्वारा किया जाता है। कई बार बिने का नाम दे दिया जाता है, कई बार साइमन का नाम दिया जाता है, ठीक है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी कि समूह के अंदर ग्रुप के अंदर जो जैसे बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो ये देखिए लगभग क्या है, जैसे पहले के समय जब इस प्रयोग किया गया था तो वो युद्ध के समय जो है वो इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो प्रयाग मेहता जो थे उन्होंने इसका प्रयोग किया था। और फिर सामूहिक मानसिक योग्यता का परीक्षण जो R.K. टंडन ने किया था। जैसे अब देखो क्वेश्चन दे रखा है कैसे सॉल्व करना है, तो आपको मानसिक आयु 8 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 और मानसिक आयु 12 वर्ष है। तो आपको मानसिक आयु ऊपर लिखनी है और वास्तविक आयु जो है वो नीचे लिखनी है, ठीक है। तो उससे आंसर आ जाएगा हमारा 150, यानी कि कैसा बालक है हमारा, प्रतिभाशाली बालक है। फिर देखिए थॉर्नडॉय के अनुसार बुद्धि के प्रकार, ये कल परसों हमने MCQ किए थे, उसके अंदर आया था कि जैसे बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि, ठीक है। सामाजिक बुद्धि समाज से संबंधित, जिसके समाज में अच्छे संबंध होते हैं तो वो सामाजिक बुद्धि कहलाती है। अमूर्त बुद्धि जिसके अंदर क्या होता है, कलाकार कहानीकार, जिसके अंदर क्या होता है कि किसी भी तरह की मूर्त नहीं बन सकती है, तो वो अमूर्त होती है, जैसे कलाकार हो जाएंगे। मूर्त बुद्धि जिसके अंदर क्या करेंगे, हस्तकलाओं की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि वो उस चीज को क्या कर देगा, उसको जैसे हाथ से उस चीज को जो दिमाग में उसके ऊपर जाए उसको क्या क्या उसने हाथ से उस चीज को बना दिया। तो हस्तकलाएं जिनकी भी होती हैं वो सारी की सारी मूर्त बुद्धि के अंदर आ जाएंगी। अब ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था फैजा डिस्पैजिया वाला। फिर ज्ञानी के मैंने आपको 8 सिद्धांत बताए थे, इनके नंबर पूछ लिए जाते कि 8 प्रकार के जो इन्होंने सिद्धांत दिए थे। फिर आंसू बेल है तो संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है, ठीक है। इनके सिद्धांत देखिए, रट कर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, प्रयोगात्मक संयोगात्मक सीखना, अधीनस्थ सीखना, सह संबंध, महाकोटि सीखना, ये सारे जो है हमारे किसके हैं, हमारे आंसू बेल के सिद्धांत है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत आपको ध्यान रखना है इसका। फिर देखिए विकास की अवस्थाएं, ये देखिए आप सही कह रहे थे कि मैंने इसके अंदर 0, लेकिन ये गलत लिख रखा है, 0 से 2 वर्ष है, इसके अंदर 5 वर्ष नहीं है, ठीक है। ये बीच में एक पॉइंट मिस होया हुआ है, इसके अंदर 0 से 2 वर्ष ही है, 5 वर्ष नहीं लिख के आनी है आपको। तो ये सारा का सारा जो है वो हमारे पेडागोजी का आपको मैंने लगभग सारा आज कंप्लीट करवा दिया है। अब इससे बाहर मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। सारा का सारा इसमें, इसके अलावा मैंने आपको MCQs भी जो है वो बहुत सारे करवाए हैं इसके, कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर आएंगे।